हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास। हम लोगों ने कल की क्लास में वाक्य विश्लेषण का यानी वाक्य के अंग किए थे और वाक्य के प्रकार में वाच्य को किया था। आज हमें उसके आगे करना है। वाक्य हमारे 3 प्रकार के थे, तो जिसमें हमने प्रधानता के आधार पर कल देख लिया। आज हम देखेंगे रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो दोनों को हम इसमें पूरा करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो रचना की दृष्टि से वर्गीकरण आज हम देखेंगे। यहाँ पर रचना की दृष्टि से जो हमारे वाक्य हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 भेद हैं। सरल वाक्य, जिसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो एक एक करके इनको समझ लेते हैं तीनों को। ठीक है, तो सबसे पहला वाक्य दिया है सरल या साधारण वाक्य। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, अथवा जहां 2 या 2 से अधिक उद्देश्यों का संबंध एक विधेय से हो या अनेक विधेयों से बराबर बराबर हो, सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। देखो यहाँ पर आपको जो ये पॉइंट है इसे समझना है उदाहरण से। तो नीचे कुछ उदाहरण दिए हैं, उससे समझेंगे हम। पहला वाक्य हमारा दिया हुआ है, दिनेश ने भोजन किया। इस वाक्य में जो दिनेश है ये हमारा वाक्य का उद्देश्य है। और कितना उद्देश्य है? एक उद्देश्य है। ठीक है, भोजन किया ये इस वाक्य का क्या है? विधेय है। तो एक उद्देश्य का संबंध एक विधेय से बराबर है, तो यहाँ पर ये हमारा सरल वाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सरल वाक्य कहलाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा दिया हुआ है, माता और पिता छत पर बैठे हैं। इसमें माता एक उद्देश्य और पिता तो 2 उद्देश्य हैं यहाँ पर, जिनका विधेय है बैठे हैं, एक विधेय है। तो दोनों ही बैठे हैं, दोनों ही एक काम कर रहे हैं, यानी दोनों उद्देश्य का संबंध एक विधेय से है। तो यहाँ पर भी हमारा ये वाक्य क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ये वाक्य भी हमारा क्या कहलाएगा? सरल वाक्य। तीसरा पॉइंट हमारा दिया है, तीसरा पॉइंट कहता है, रीना, गीता, ज्योति और विजय। ठीक है, कितने उद्देश्य हो गए? 4 उद्देश्य, जिसे हम अनेक उद्देश्य कहेंगे। अब इनके विधेय क्या है? एक साथ पढ़ते लिखते, खेलते कूदते और खाते पीते हैं। तो यहाँ पर हमारे विधेय कितने हो गए? विधेय भी अनेक हो गए। लेकिन अनेक उद्देश्यों का अनेक विधेय से जो संबंध है वो बराबर बराबर है, यानी एक साथ ही है। कैसे? जब ये चारों पढ़ते लिखते हैं तो चारों पढ़ते लिखते हैं, जब ये चारों खेलते कूदते हैं तो चारों ही खेलते कूदते हैं, और जब ये चारों खाते पीते हैं तब चारों एक साथ खाते पीते हैं। तो इनका संबंध एक साथ है, तो इसलिए यह वाक्य भी हमारा क्या है? सरल वाक्य है। ठीक है, इसे भी हम क्या कहेंगे? सरल वाक्य। तो सरल वाक्य का संबंध जो है वो एक उद्देश्य का संबंध विधेय से बराबर होता है। ठीक है, बराबर बराबर। तो यह है हमारा सरल या साधारण वाक्य। अब दूसरा आता है हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है हम इसे समझेंगे। तो मिश्र वाक्य की परिभाषा कहती है कि जिन वाक्यों में एक सरल वाक्य तथा एक आश्रित वाक्य, यानी आश्रित वाक्य को हम क्या कहते हैं? उपवाक्य। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था कि उपवाक्य हम किसे कहेंगे। तो उपवाक्य का मतलब था वह वाक्य जिसमें भाव अधूरा रह जाए। तो जिसमें भाव अधूरा रह जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक सरल वाक्य और एक आश्रित वाक्य होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? मिश्र या मिश्रित वाक्य हम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, वाक्य हमारे सामने दिया हुआ है, राजू ने देखा कि सभी बच्चों को अब समझ में आने लगा है। तो यहाँ पर पहला वाक्य इसमें सरल वाक्य है, सभी बच्चों को समझ में आने लगा है। तो ये क्या हो गया? एक सरल वाक्य हो गया, सरल वाक्य। और राजू ने देखा कि, तो ये हो गया एक उपवाक्य। ये क्या हो गया? एक उपवाक्य। ठीक है, अब इन दोनों को, यानी जो ये सरल वाक्य और ये उपवाक्य है, इन दोनों को मिलाकर जो हमारा ये वाक्य बना है, ये बना हमारा मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य कि इसे हम क्या कहेंगे?
मिश्र वाक्य कहेंगे। इसी तरह से दूसरा देखते हैं, दूसरा वाक्य दिया है, जिसमें दया नहीं है वह व्यक्ति पशु के समान है। तो यहाँ पर दिया है जिसमें दया नहीं है, ये एक उपवाक्य हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये एक उपवाक्य। और वह व्यक्ति पशु के समान है, ये क्या हो गया, सरल वाक्य। तो दोनों वाक्यों ने मिलकर क्या बनाया, इन दोनों से मिलकर जो बना है वो बना है मिश्र वाक्य। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य हमारा क्या होता है, जो दो शब्दों से, दो वाक्यों से मिलकर बनता है, और दो वाक्यों में भी क्या, एक आश्रित वाक्य हो या फिर दोनों ही आश्रित वाक्य हों। जैसे हम देख सकते हैं, मान लो उदाहरण हमारे सामने दिया है, जैसे हमने कहा जैसे ही सूर्योदय हुआ, जैसे ही सूर्योदय हुआ, वैसे ही कुहासा जाता रहा। जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। तो यहाँ पर ये एक आश्रित वाक्य और ये एक आश्रित वाक्य, तो दोनों आश्रित वाक्य मिलकर क्या बना रहे हैं, एक मिश्र वाक्य बना रहे हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मिश्र वाक्य कहलाएगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे ही हमारे सामने कोई वाक्य आए जिसमें एक आश्रित वाक्य हो, जिसे उपवाक्य कहते हैं, और एक सरल वाक्य हो, या फिर दोनों ही आश्रित वाक्य हों, दोनों ही उपवाक्य हों, आधे भाग हों, तो वो हमारा क्या कहलाता है, मिश्र वाक्य कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे इसमें हम। आगे पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 हमारा कहता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में जिन वाक्यों में दो सरल वाक्य या एक सरल वाक्य तथा एक मिश्रित वाक्य किसी समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखो, संयुक्त वाक्य क्या कहता है कि इसमें दो सरल वाक्य होते हैं और ये जुड़ते किससे हैं, समुच्चय बोधक शब्द से। अब समुच्चय बोधक शब्द क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को अभिकारी शब्द पढ़ाए। अभिकारी शब्द में हमने समुच्चय बोधक शब्द पढ़े हैं, जिसमें हमारे सामने क्या थे, संयोजक शब्द थे। संयोजक शब्द हमने क्या देखा था, और, तथा, एवं। ठीक है, उसी तरह से हमारे शब्द थे फिर विभाजक शब्द, जिसमें या और अथवा था। ठीक है, उसी तरह से इसलिए, लेकिन, किंतु, परंतु, परिणाम को दिखाने वाले शब्द थे। तो ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, ये समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों से दो वाक्य जहाँ जुड़े हुए होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, उदाहरण दिया है यहाँ पर, रवि मेहनत बहुत करता है किंतु उसे फल नहीं मिलता। उसे फल नहीं मिलता, ये एक सरल वाक्य। रवि बहुत मेहनत करता है, ये एक सरल वाक्य। लेकिन इन दोनों सरल वाक्यों को जोड़ कौन रहा है, किंतु, यानी समुच्चय बोधक शब्द किंतु जोड़ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक संयुक्त वाक्य कहलाएगा। दूसरा उदाहरण देखेंगे। दूसरा उदाहरण कहता है, आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। तो मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, ये एक सरल वाक्य। आज मुझे बहुत काम है, ये एक सरल वाक्य। अब इन दोनों को जोड़ रहा है इसलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, समुच्चय बोधक शब्द। तो अब ये हमारा जो वाक्य, यानी जो ये वाक्य है, ये हो गए संयुक्त वाक्य। इनको हम संयुक्त वाक्य कहेंगे, जो दो सरल वाक्यों से जुड़ते हैं, जो दो सरल वाक्यों से बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या कह रहे हो भाई, तुम्हारे समझ में ही नहीं आ रहा। एक बात बताओ, क्वेश्चन आंसर्स आपको पहले पढ़ना नहीं है, पहले क्वेश्चन आंसर ही करने हैं। मेरे को आप बता देते, मैं आप लोगों को पढ़ाती नहीं, मैं सीधा क्वेश्चन आंसर से आपको कराती, तो आपको समझ में आ जाता कि क्वेश्चन आंसर ही करने हैं। ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये समझ में नहीं आ रहा है आपको,
पहले तो आपको थ्योरी ही पढ़नी है, क्वेश्चन आंसर्स कैसे करोगे कि क्या ही बोलूँ अब मैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जिसे नहीं समझ में आ रहा, जिनको समझदार, जो समझदार बच्चे हैं उनके लिए पढ़ा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या सीखा, हमने सीखा यहाँ पर कि 3 तरह के वाक्य हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि आपकी परीक्षा में प्रश्न किस तरह से आ जाएगा। आपकी परीक्षा में प्रश्न इस तरह से आ जाएगा कि सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य और संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य बनाने के लिए या मिश्र वाक्य बनाने के लिए आपको यहाँ दिया जा सकता है। जैसे हम यहाँ पर एक वाक्य परिवर्तन करेंगे। जैसे मान लो दिया है यहाँ पर एक वाक्य में लिख रही हूँ, बच्चे कक्षा में शिक्षक के सामने, बच्चे कक्षा में शिक्षक के सामने शांत रहते हैं, शांत रहते हैं, रहते हैं। अब अगर मान लो आपकी परीक्षा में ये वाक्य आ गया और आपसे कहा कि यह वाक्य कौन सा है, तो आपको पता चलता है बच्चे कक्षा में शिक्षक के सामने शांत रहते हैं, ये एक हमारा क्या है, सरल वाक्य है, ठीक है। एक उसमें उद्देश्य है, एक विधेय, तो ये क्या हो गया हमारा सरल वाक्य। अब आपकी परीक्षा में जो यहाँ से प्रश्न बन सकता है वो ये बन सकता है कि जो सरल वाक्य आपको दिया हुआ है इसका मिश्र वाक्य क्या होगा या इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा। तो आपको इसका संयुक्त वाक्य बनाना है। मान लो ये शब्द आप यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका आपको मिश्र वाक्य भी बनाना है और आपको इसका संयुक्त वाक्य भी बनाना है। तो आप इसको कैसे परिवर्तित करेंगे, जैसे मान लो सबसे पहले आपको बनाना है मिश्र, तो मिश्र वाक्य आपको बनाना है, आपको परिवर्तन करना है। तो मिश्र वाक्य बनाने के लिए आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि जो ऊपर वाक्य दिया है इस वाक्य में से हमें एक आश्रित वाक्य बनाना है, एक सरल वाक्य, या फिर हमें दोनों ही आश्रित वाक्य बनाने हैं, तो वो हमारा मिश्र वाक्य बनेगा। तो हम इसमें क्या देख सकते हैं, ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं कि जब तक कक्षा में शिक्षक होते हैं तब तक बच्चे शांत रहते हैं, ठीक है। कैसे लिखा हमने, जब तक कक्षा में शिक्षक होते हैं, शिक्षक होते हैं तब तक बच्चे शांत रहते हैं, शांत रहते हैं, ठीक है। जब तक कक्षा में शिक्षक होते हैं तब तक बच्चे शांत रहते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया है, एक मिश्र वाक्य बन गया, ठीक है। अब हमने किस वाक्य से बनाया, इस वाले वाक्य से। अब उसी तरह से हम मान लो इसका सरल वाक्य बनाते हैं, तो हमें सरल वाक्य बनाना है, तो सॉरी इसका संयुक्त वाक्य, तो हम इसका संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे। अब संयुक्त वाक्य हमें बनाना है, तो संयुक्त वाक्य के लिए हमें क्या चाहिए, 2 सरल वाक्य चाहिए और दोनों सरल वाक्यों को हमें किसी समुच्चय बोधक शब्द से जोड़ना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर शिक्षक कक्षा में होते हैं, शिक्षक कक्षा में होते हैं, इसलिए बच्चे शांत रहते हैं, ठीक है। कक्षा में, शिक्षक कक्षा में होते हैं, ये एक सरल वाक्य,
और इसलिए बच्चे शांत रहते हैं। ये एक सरल वाक्य, और यह किससे जुड़ा? एक समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ा। तो ये वाक्य हमारा क्या बन गया? संयुक्त वाक्य बन गया। तो इस तरह से परिवर्तन हमारे वाक्यों का करना है और आपको ये पहचान करनी है। अब आपकी परीक्षा में जो प्रश्न यहाँ से बनता है वो यही आता है कि परिवर्तन करके आपसे पूछेगा, वाक्य दे देगा मान लो कोई ऐसे, और आपसे कहेगा कि इसका परिवर्तित रूप बताइए, संयुक्त वाक्य का परिवर्तित रूप बताइए या फिर मिश्र में परिवर्तित रूप बताइए। तो इस तरह से आपको इसका उत्तर देना होता है और ये आपको सीखना होगा कि परिवर्तन कैसे करते हैं। लेकिन क्योंकि आपकी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव आता है और ऑब्जेक्टिव में आपको वो पहले से ही बना के देगा, तो आपको दिमाग नहीं लगाना, बस आपको थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए कि वाक्य सही कौन सा है, शुद्ध रूप में कौन सा लिखा है, तो आप चारों में से आप आसानी से चुन लेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में आपका इसी तरह का प्रश्न आया था, इसी तरह से प्रश्न पूछा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है प्रश्न, पॉइंट है हमारा अब अर्थ की दृष्टि से वर्गीकरण। अर्थ की दृष्टि से वर्गीकरण हम यहाँ पे करेंगे। अर्थ की दृष्टि से वर्गीकरण हमारा 8 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है इसे देखेंगे। यहाँ से आपकी परीक्षा में नाम को लेकर पूछ लिया जाता है, यानी प्रश्न जो है वो नाम लेकर कि यह कौन से वर्ग में आएगा, यह प्रश्न कौन सा है। ठीक है, ये आना है। ठीक है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर दिया हुआ है विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य हमारा क्या कहता है, हम इसको देखेंगे। तो विधिवाचक में सबसे पहले दिया है जिस वाक्य में कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जिस वाक्य में आपको पता चले कि यहाँ काम हो रहा है, ठीक है, करने का बोध हो या कार्य के होने का बोध हो, किसी चीज के होने का, तो वहाँ विधिवाचक होता है। और इसका दूसरा नाम सकारात्मक वाक्य भी होता है, इसे सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। अब उदाहरण आपके सामने दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए लिखा हुआ दे दिया है ताकि आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। तो पहला वाक्य आपका यहाँ कहता है कि इस बार फसल अच्छी हुई है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, काम का होना पाया गया है। ठीक है, फसल अच्छी हुई है। फिर दूसरा वाक्य कह रहा है कि सुनीता बाजार जाएगी। तो ये काम आने वाले भविष्य में होगा। ठीक है, तो आने वाले भविष्य में काम का होना पाया जाएगा। और मोहन घर से आया है, ये काम हो चुका है, तो इसमें भी काम का होना पाया गया है। और आगे दिया है अगला वाक्य, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया था। तो इसमें जो काम किया गया है वो बीते समय में हो चुका है। तो यहाँ पर इन सारे वाक्यों में जो है वो काम का होना पाया गया है। तो काम का होना जहाँ पाया जाता है वो हमारे वाक्य विधिवाचक या सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं, जिसे आप अंग्रेजी में पॉजिटिव कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा आता है निषेधवाचक वाक्य। दूसरे पॉइंट में क्या आएगा, निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, निषेध यानी जिस वाक्य में कार्य का नहीं होना या नहीं करना पाया जाएगा वह हमारा निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। इसे हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, शिक्षक ने पाठ नहीं पढ़ाया। तो इसमें जो काम है वो नहीं हुआ है, यानी शिक्षक ने पाठ नहीं पढ़ाया है। उसी तरह से दूसरा दिया है, माताजी मंदिर नहीं गई हैं। तो इसमें माताजी के द्वारा काम जो है वो नहीं हुआ है, यानी जो मंदिर जाना था वो मंदिर जाने का काम नहीं हुआ है। और बच्चा खाना नहीं खाएगा, जो भविष्य में आगे काम होना है तो वो भी काम क्या है, नहीं होगा, यानी बच्चा खाना नहीं खाएगा। तो यहाँ पर जो ये हमारे वाक्य हैं, इन तीनों वाक्यों में काम का नहीं होना या नहीं करना पाया गया, तो इसलिए ये वाक्य हमारे क्या कहलाएंगे, निषेधवाचक वाक्य कहलाएंगे, जिन्हें हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगला आता है हमारा, अगला पॉइंट है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य हमारा दिया हुआ है, जिसकी परिभाषा कहती है जिस वाक्य में किसी काम की आज्ञा या अनुमति दी जाती है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिसमें किसी काम की अनुमति दी जाती है उसे क्या कहते हैं, हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है हमारे सामने, ये पुस्तकें
बच्चों में बांट दो। तो दिया है कि ये पुस्तकें बच्चों में बांट दो। दूसरा दिया हुआ है मोहन इधर आओ। तो दोनों ही वाक्यों में देखेंगे तो यहाँ पे पुस्तकें बांटने का काम हो रहा है, बच्चों में बांटने के लिए कहा जा रहा है। तो आज्ञा दी जा रही है कि क्या करना है, पुस्तकें बच्चों में बांट देनी है, यानी वो आज्ञा दी गई है। और मोहन इधर आओ, तो मोहन को बुलाया गया है। या फिर हम जैसे लिखें कि वह दरवाज़ा बंद कर दो। अगर हमने कहा वह दरवाज़ा बंद कर दो, तो इसमें भी क्या है, आज्ञावाचक वाक्य हम कहेंगे, इसको भी आज्ञा दी जा रही है। तो जिसमें आज्ञा दी जा रही है वो क्या कहलाता है, आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे पॉइंट है हमारा प्रश्न संख्या मतलब पॉइंट नंबर 4, और पॉइंट नंबर 4 में दिया है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब क्या होगा, ये जिस वाक्य में कोई प्रश्न किया जाता है उसे हम कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। या हम कहें कि जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होगा वो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएंगे, लेकिन भाव हमारा क्या है, प्रश्न का होना चाहिए। तो जैसे उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर, क्या तुम घर जा रहे हो, तो यहाँ प्रश्न किया जा रहा है। अब आपको बताना है क्या तुम घर जा रहे हो। अगर जा रहे हो तो हाँ मैं घर जा रहा हूँ, अगर नहीं जा रहे हो तो नहीं मैं घर नहीं जा रहा। ठीक है, आगे आता है दूसरा पॉइंट, सुरेश कब तक घर आएगा। तो यहाँ पर हम फिर से क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि सुरेश घर कब तक आएगा। तो जब तक आएगा तब हम इसके उत्तर में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कब है ये प्रश्न का बोध करा रहा है। अगला वाक्य है कल यहाँ कौन आया था। तो यहाँ पे जो कौन है फिर यह प्रश्न का बोध करा रहा है कि कल यहाँ कौन आया था। तो जो वाक्य है उस वाक्य में ये पूछा जा रहा है कि भाई कौन आया था। तो यहाँ ये वाक्य भी हमारा क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो जहाँ प्रश्न होगा वहीं पे प्रश्नवाचक वाक्य आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है हमारा विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य हमारा क्या होता है, जिस वाक्य में विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा, खुशी, प्रेम आदि का भाव पाया जाता है उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिसमें भावों के बारे में व्यक्त किया होता है, जिसमें भावों को बताया जाता है, वो विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे हमने वाक्य दिया वाह क्या बात कही है, तो यहाँ क्या हुआ है, आश्चर्य हुआ है। ठीक है, वाह क्या बात कही है। दूसरा पॉइंट दिया है छी वे लोग कितने बुरे हैं। जैसे हमने कहा छी वे लोग कितने बुरे हैं, तो यहाँ पे किसका व्यक्त कर रहे हैं, हम घृणा को व्यक्त कर रहे हैं। तो घृणा का व्यक्त हो रही है, भाव है घृणा। फिर उसी तरह से आगे वाक्य में आहा यहाँ बड़ा ही आनंद है, तो यहाँ आहा जो है वो किसको दिखा रहा है, खुशी को व्यक्त कर रहा है। तो देखो यहाँ वाह जो है आश्चर्य व्यक्त कर रहा है, यहाँ छी घृणा को व्यक्त कर रहा है, और यहाँ आहा आनंद को व्यक्त कर रहा है। तो इसमें क्या है, आए हैं हमारे भावों के बारे में पता चला है इन वाक्यों के माध्यम से। तो जो भावों को बताएगा वही हमारा क्या कहलाता है, विस्मयवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा नंबर 6, संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य को आप पहचान सकते हैं जिसमें बात का संदेह हो। ठीक है, कि कार्य पूरा हुआ भी है या नहीं पूरा हुआ है, या हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिसमें हमें डाउट बना रहे, संदेह बना रहे, तो वो वाक्य हमारे संदेहवाचक वाक्य कहलाएंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण में हम देखेंगे शायद तुम्हें कल दिल्ली जाना पड़े। अब इस वाक्य को हम देखेंगे तो ये कह रहा है कि शायद कल तुम्हें दिल्ली जाना पड़े। अब ये शायद है, संदेह है, जाना भी पड़ सकता है और नहीं जाना भी। ठीक है, तो इसमें संदेह है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, संदेहवाचक कहेंगे, जिसमें संदेह छिपा हुआ होगा। ठीक है, दूसरा वाक्य कहता है संभवतः सुरेश अभी सोया नहीं होगा।
तो यहाँ पर क्या है कि हम देखते हैं कि ये सामान्यतः टाइम जो है सुरेश के सोने का है, तो या हमें अनुमान है कि इस टाइम तक सुरेश नहीं सोता है, पर हमें पूरी जानकारी क्या है ठीक से नहीं है, हमें क्या है संदेह है, आधी अधूरी जानकारी है, हमें संदेह उत्पन्न हो रहा है। तो ये वाक्य यहाँ पे बता रहा है कि हम इसे ठीक से नहीं कह सकते, हो सकता है सो भी गया हो सकता है नहीं सोया हो। तो हम कह रहे हैं कि संभवतः सुरेश अभी सोया नहीं होगा, तो इसमें संदेह व्यक्त कर रहे हैं, तो यह वाक्य भी हमारा क्या है संदेहवाचक है। ठीक है, आगे वाक्य है हमारा हो सकता है आज वर्षा हो जाए। तो कह रहा है हो सकता है आज वर्षा हो जाए, तो ये भी क्या है इसमें संदेह है। ठीक है, ये संदेह है, कोई जरूरी नहीं है कि शाम को वर्षा हो ही, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है संदेह के हिसाब से कह रहा है हो सकता है आज वर्षा हो जाए, तो ये इसका क्या है संदेह। तो हमें पता चल रहा है जिस वाक्य से हमें ये पता चले कि काम होगा भी या नहीं होगा, या हुआ है या नहीं हुआ है, इसमें क्या है संदेह बना हुआ है, तो वो हमारा संदेहवाचक कहलाता है। ठीक है, वो वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 7, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, देखो अभी तक जितने भी वाक्य हैं आपने नाम से पहचान लिए, नाम से पहचान सकते हो ऐसे ही। तो इच्छावाचक वाक्य का मतलब है जिसमें इच्छा व्यक्त की जाएगी। ठीक है, तो जिस वाक्य में व्यक्ति द्वारा इच्छा, मनोकामना, शाप, आशीष या शुभ कामनाएं व्यक्त की जाती हैं, उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों के माध्यम से हम इन सब चीज़ों को, जैसे मान लो हम किसी को जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहे हैं, या हम किसी त्यौहार की मुबारकबाद दे रहे हैं, तो वो क्या है शुभ कामना में आ जाएंगे। या हमसे छोटे लोग हैं, हम उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, या फिर हम अपने से बड़ों के लिए आशीर्वाद का संबोधन, उनको मतलब जो हम उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जो उनका अभिवादन करते हैं वो आ जाएगा। या फिर जैसे कोई किसी भी प्रकार की इच्छा या कोई भी किसी प्रकार की मनोकामना हमारे मन में होती है, तो उसे हम जब लिखते हैं तो वो हमारा इच्छावाचक वाक्य में आता है। जैसे उदाहरण के तौर पर दिया है आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो यहाँ पे ये हमारी क्या है, ये हमारी इच्छा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। ठीक है, दूसरा वाक्य दिया है हमेशा खुश रहो या सदा खुश रहो या सौभाग्यवती भव, ऐसे बोलते हैं, तो ये आशीर्वाद है, आशीर्वाद देना, तो ये भी हमारा किस में आ जाएगा इच्छावाचक वाक्य के अंदर आ जाएगा। फिर आगे दिया है मैं एक बड़ा सा घर बनाना चाहता हूँ, तो यानी ये मेरी इच्छा है कि मैं एक बड़ा सा घर बनाना चाहता हूँ। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैं एक घड़ी खरीदना चाहता हूँ या मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ, इस तरह की तमाम चीज़ें जहाँ पर आपकी इच्छा व्यक्त हो रही है। तो इच्छा व्यक्त होने के लिए आपको चाहता हूँ, चाहती हूँ, चाहते हैं ऐसा शब्द भी देखने को मिल जाएगा, तो वो हमारा किसको दिखाएगा, इच्छावाचक को दिखाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आता है हमारा संकेतवाचक। देखो संकेतवाचक जब भी वाक्य नाम आ जाए, जैसे ही संकेतवाचक आ जाए आपको दिमाग में रखना है कि ये जोड़े की बात करेगा। जोड़े की बात का मतलब ये क्या है कि यहाँ पर एक कार्य का होना या नहीं होना दूसरे कार्य के होने या नहीं होने पर निर्भर करता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, दो क्रियाएं जिसमें पाई जाती हैं, तो जिस वाक्य में एक क्रिया का होना या नहीं होना दूसरी क्रिया के होने या नहीं होने पर निर्भर करता है, उसे ही हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे दिया हुआ है यहाँ पर, यदि तुमने मेहनत की होती तो अवश्य सफल होते। ठीक है, यदि तुमने मेहनत की होती तो अवश्य सफल होते, मेहनत की होती, ठीक है, तो सफल हो गए होते। अब मेहनत नहीं की है तो सफल नहीं हुए हो, बीते समय के बारे में बता रहा है ये, तो एक वाक्य मतलब एक काम दूसरे काम पर निर्भर कर रहा है। दूसरा वाक्य दिया है यदि वर्षा हुई होती, दिया है यदि वर्षा हुई होती तो फसल भी अच्छी होती।
फिर से इसमें यहाँ पे आ गया कि यदि वर्षा हुई होती तो फसल भी अच्छी होती, वर्षा अच्छी नहीं हुई है इसका मतलब तो फिर फसल अच्छी नहीं हुई। फिर आगे तीसरा वाक्य दिया है, यदि यूं ही सर्दी पड़ती रही तो पानी के सारे स्रोत जम जाएंगे। तो ये क्या है, आने वाले समय की बात कर रहा है कि अगर ऐसे ही सर्दी पड़ती रही तो पानी के सारे स्रोत जम जाएंगे। तो यहाँ पर भी एक कार्य से होने ना होने पर दूसरा कार्य निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे क्या हो गए, संकेतवाचक वाक्य हो गए। अब बात समझ में आई आपको। तो इसी तरह से यानी जो ये वाक्य हमने लिखा, इन्हीं में से आपको छांटने के लिए दे सकता है। अब कल की क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जिसके अंदर मैंने आपको दिया था वाच्य, ठीक है। तो आपकी परीक्षाओं में वाच्य परिवर्तन भी दे सकता है। जैसे वाक्य परिवर्तन आपकी परीक्षा में दिया है, अब उसमें और किस तरह के वो वाक्य परिवर्तन कर सकता है। एक तो आपसे ये कह सकता है, जैसे मान लो ये आपके 8, ठीक है, यहाँ पे पूरे हो गए हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ परीक्षा में कैसे परिवर्तन करवाता है वो। मान लो आपसे उसने ये वाक्य दिया कि सुनीता बाजार जाएगी, ठीक है। उसने कहा सुनीता बाजार जाएगी, ये एक विधिवाचक यानी सकारात्मक वाक्य है, इसका नकारात्मक वाक्य बनाइए या इसका निषेधवाचक वाक्य क्या होगा। तो फिर आप इसका निषेधवाचक वाक्य कैसे बनाएंगी। तो सुनीता बाजार जाएगी तो हम क्या कहेंगे, सुनीता बाजार नहीं जाएगी। तो ये हमारा क्या बन गया, ये इसका निषेधवाचक वाक्य बन गया। बात समझ में आ गई। तो ये जो हमने बनाया इसका परिवर्तन किया, तो परिवर्तन में हमको पता है निषेधवाचक में हमें नहीं का प्रयोग करना है, तो हमने नहीं का प्रयोग कर दिया इस वाक्य के अंदर, ठीक है। अब उसी तरह से अगर मान लो इसका प्रश्नवाचक बनाने की कोशिश करे, वो कहे कि इसका प्रश्नवाचक बनाओ, तो प्रश्नवाचक आप कैसे बनाओगे। तो आप प्रश्नवाचक बना सकते हो, क्या सुनीता बाजार जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्या बन जाएगा, ये प्रश्नवाचक बन जाएगा, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे हम इसमें अंत में, तो यह हमारा क्या बन गया, प्रश्नवाचक बन गया। या हम दूसरे तरीके से सुनीता बाजार कब जाएगी, ठीक है, अगर हमने इस तरह से लगा दिया। तो ऐसे हम वाक्यों का परिवर्तन करेंगे अगर हमारी परीक्षा में पूछा गया तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि जैसे ये वाक्य हमने बनाया सुनीता बाजार नहीं जाएगी, तो ये हमारा क्या हो गया, ये निषेधवाचक हो गया, निषेधवाचक, ठीक है, यानी नकारात्मक। और ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया प्रश्नवाचक, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्नवाचक हो गया। बात समझ में आई। तो इसी तरह से आपकी परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न आएंगे परिवर्तन के लिए, ठीक है। शाप का अर्थ क्या होता है, शाप का अर्थ बेटा, जैसे हम बुरे वचन बोलते हैं, मान लो हम किसी के लिए कहते हैं कि तुम सदा खुश रहो, तुम्हारा अच्छा हो, तुम विजयी रहो या तुम तरक्की करो, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि आशीष, ठीक है, इसे हम कहते हैं आशीर्वाद दिया। लेकिन कोई कहे कि तुम्हारा बुरा हो जाए, तुम्हारा भगवान करे तुम मर जाओ, या इस तरह से ऐसा जो बोला जाता है वो होता है श्राप, ठीक है, जिसे कोसना कहते हैं, तो वो श्राप में आता है, ठीक है, शाप में, उसे श्राप, देखो दोनों शब्द हैं आपके, श्राप संस्कृत में हुआ करता था ऐसे श्राप, और उसको हमने अब तद्भव उसका बदल कर क्या कर दिया, साप, तो ये शब्द आता है, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही है, एक संस्कृत का एक हिंदी का। तो इस तरह से आपको ये बात समझ में आई, जो शब्द का परिवर्तन हम करते हैं वो ऐसे ही करते हैं। तो मैं इसे लिखा रहने देती हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आए कि हमने ये क्या किया है, परिवर्तन, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, वाक्य परिवर्तन है, परिवर्तन, ठीक है, वाक्य परिवर्तन, ये मैंने आपको समझाया है। तो याद रखिएगा, ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक जो बताया है,
ठीक है। तो इस तरह से अब ऐसे ही मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, तो मैंने परिवर्तन नहीं बताया। अब जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पे परिवर्तन के लिए बताती हूँ। सुनीता बाजार जाएगी भाववाच्य बन सकता है क्या मैम? देखो, भाववाच्य बनाने के लिए इसको हमें नकारात्मक बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो ये सुनीता बाजार जाएगी, ये हमारा क्या है? कर्तृवाच्य है, ठीक है। अब हमें मान लो इसका भाववाच्य बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि हमें सुनीता के साथ से कारक चिन्ह लगा के बनाना पड़ेगा। मैंने आपको समझाया था कि से कारक चिन्ह लगने पे ही भाववाच्य बनता है। तो हम कैसे बोलेंगे कि सुनीता से बाजार जाया जाएगा, हम इस तरह से बोलेंगे। तो जाया जाएगा, अब ये ऐसे बोल के कि जाया जाएगा, सुनीता से बाजार जाया जाएगा, तो थोड़ा अटपटा लगता है कि हम सीधा बोल सकते हैं। तो तब हम इसको नकारात्मक लेते हैं। और नकारात्मक कैसे बनाएंगे कि सुनीता से बाजार नहीं जाया जाएगा, सुनीता से बाजार जाया नहीं जाएगा। ठीक है, किस तरह से हो जाएगा? जैसे मैं आपको लिख के बताती हूँ। जैसे मान लो पहला हमारे सामने वाक्य दिया है, जैसे सुनीता बाजार जाएगी, ठीक है। अब ये वाक्य हमारा क्या हो गया? ये हमारा कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य, ठीक। अब हमें इसका बनाना है भाववाच्य। तो जब हम इसका भाववाच्य बनाएंगे इसी वाक्य का, तो हम बनाएंगे सुनीता से बाजार जाया जाएगा। अब ये हमने ऐसे क्यों बनाया? क्योंकि ये वाक्य हमारा सकारात्मक है, लेकिन ये हमारा बिल्कुल सटीक वाक्य नहीं लग रहा। तो हम क्या बनाते हैं? इसको फिर नकारात्मक बनाते हैं कि ताकि वो भाववाच्य लगे सही ढंग का। तो हम क्या बनाएंगे? सुनीता से बाजार जाया नहीं जाएगा। तो जब हम इसको इस तरह से बोलेंगे तो ये हमारा ज़्यादा सही है, ये सिंगल सही है, ये ज़्यादा सही है। तो सुनीता से बाजार जाया नहीं जाएगा, तो इसमें जो फोकस होती है वो हमारी क्रिया फोकस होती है, जाना, यानी उससे जाया ही नहीं जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ऐसे ही मान लो कि अगर हम ऐसे बोलें, हमने एक वाक्य लिया, बच्चे शोर मचाएंगे। ठीक है, अगर हमने ऐसे ही लिखा, एक वाक्य लिया, बच्चे शोर मचाएंगे। ठीक है, बच्चे शोर मचाएंगे, है ना, हमने इस तरह से लिखा। अब अगर हम इसका भाववाच्य बनाएं, क्या बनाएं? भाववाच्य। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? बच्चों से शोर मचाया नहीं जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या होगा? भाववाच्य। इसमें हमने नकारात्मक जोड़ा। और अगर हम इसका कर्मवाच्य बनाएं, क्या बनाएं? कर्मवाच्य। तो हम क्या बनाएंगे? बच्चों के द्वारा शोर मचाया जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये पता चलती है बात कि यहाँ पे कर्ता कारक के साथ हमें से कारक चिन्ह लाके हम क्या बनाएंगे? भाववाच्य। और यहाँ कर्ता कारक के साथ के द्वारा कारक चिन्ह लाकर हम क्या बनाएंगे? कर्मवाच्य। तो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, तो वैसे ही आपको इन वाक्यों को बनाना है। अब आपके लिए बच्चे से
शोर मचाया जाएगा। बच्चे से शोर नहीं, बच्चों से शोर मचाया जाएगा। अगर हम ऐसे बोलेंगे तो बच्चों से शोर मचाया जाएगा, वाक्य का सेंस खत्म हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हम तो इसमें कर्तृवाच्य में लिख रहे हैं तो पहले ही लिखा जाएगा, तब हम इसमें नकारात्मक नहीं को जोड़ के तो सेंस बनाते हैं, ठीक है। तो हमें वाक्य में सेंस भी बनाना पड़ेगा, तब बनता है कि बच्चों से शोर मचाया नहीं जाएगा। यानी क्या बस की नहीं है, बच्चों के बस की नहीं है शोर मचाना, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हमें आती है, तब हमारा वाक्य जो है वो क्या लगता है, भावपूर्ण लगता है। नहीं तो फिर वाक्य कैसा लगता है, भाव से अधूरा लगता है। तो ये बात समझ में आई। अब जब आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे उसमें क्या होगा, कोई भी वाक्य देकर आपको 4 वाक्य देगा नीचे, और आपको उनमें से चुन लेना है कि कौन सा हमारा सही होगा, ठीक है। जिसका भाव सही होगा वो आपको चुन लेना है। तो ऐसे परिवर्तन होगा हमारा इनमें। तो ये बात आपको समझ में आई। इस तरह से हमें इसको समझते हैं। तो ये आपका जो वाक्य है, यानी वाक्य का पॉइंट यहाँ पर समाप्त हुआ जो हमने देखा। अब जो कल की क्लास आपकी, मैंने आपको कहा था ना कि कल से जो क्लास हुई है वो महत्वपूर्ण है, यहाँ से वाक्य चल रहे हैं, तो यहाँ से आपकी परीक्षा के डायरेक्ट प्रश्न जो हैं अब यहाँ शुरू हो गए। तो कल की क्लास में हम लोग करेंगे वाक्य शुद्धिकरण के नियम, जो आपकी परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न होते हैं, ठीक है। 3 से 4, 20 में से 3 से 4 प्रश्न आपके जो हैं वो वाक्य शुद्धिकरण के दिए गए हैं, तो वो हम करेंगे। तो हम पहले करेंगे वाक्यों के नियम, और वाक्य के नियम करने के बाद हम करेंगे वाक्य का अभ्यास, ठीक है। वहाँ पे हम प्रश्नोत्तर करेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कल की और परसों की क्लास जो हमारी रहेगी वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, तो वो हमें देखना है, ध्यान से हम उस क्लास को करेंगे, ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया, तो ये आप लोगों ने समझ लिया होगा। आज हम शब्दावली में अपना टॉपिक लेते हैं, विलोम शब्द देखेंगे। अब ये जो आपका सेट है विलोम शब्द का, अभी आपके पास जो PDF में पड़ा हुआ है वो पर्यायवाची और वर्तनी था, तो आज विलोम शब्द है। आज की क्लास में आपको ये भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे भी निकाल लेना। तो हम देखते हैं कि हम विलोम शब्द को कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहला जो अभ्यास सेट है, पहला 1, ये अभ्यास सेट हम लेंगे। तो इसके साथ करना, मैं यहाँ पर आपको शब्द बता रही हूँ, उसका विलोम बताऊंगी, और फिर उसके साथ जो अगर शब्दों का अर्थ क्या होता है अर्थ बताती जाऊंगी। आपको लिखना हो तो आप लिख लीजिएगा रफ कॉपी पे, जिस शब्द का अर्थ आपको नहीं पता हो, ठीक है। तो यहाँ पर पहला शब्द आता है हमारा आशा। आशा का विलोम हो जाएगा निराशा, ठीक है। आशा का मतलब होता है उम्मीद, जिसे हम कहें जब हमारे मन में कोई आशा लगी रहती है, लगन होती है, उम्मीद होती है, उसे आशा कहते हैं। इसका विलोम हो जाएगा निराशा। जब हम हताश हो जाते हैं, उम्मीद खत्म हो जाती है, तो उसे हम निराशा कहते हैं, ठीक है। आगे शब्द है आस्तिक। आस्तिक कहते हैं जो ईश्वर पर भरोसा करता है, जो ईश्वर पर विश्वास करता है, उसे आस्तिक कहते हैं। इसका विलोम हो जाएगा नास्तिक। नास्तिक मतलब जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता या जिसे ईश्वर पर भरोसा नहीं होता है, वो नास्तिक कहलाता है। आगे शब्द है सुसंग। सुसंग का विलोम हो जाएगा कुसंग। संग का मतलब होता है संगति, यानी साथ में बैठना। सु माने अच्छी, ठीक है। तो अच्छी संगति, इसका विलोम हो जाएगा कुसंग, यानी बुरी संगति, ठीक है। आगे शब्द आता है हमारा कुसुम। कुसुम का अर्थ होता है फूल यानी पुष्प, और इसका विलोम हो जाएगा वज्र। वज्र यानी जैसे कुसुम का मतलब हो गया फूल और वज्र का मतलब हो गया पत्थर से, ठीक है। कठोर से हम कहेंगे, तो इसे कुसुम का विलोम वज्र। आगे शब्द है खंड। खंड का विलोम हो जाएगा अखंड। खंड मतलब टुकड़े टुकड़े होना या टुकड़ा होना, अखंड मतलब जिसका कोई टुकड़ा ना हुआ हो, ठीक है, अखंड। आगे शब्द आता है गंभीर। गंभीर का विलोम होता है अगंभीर, या हम कह सकते हैं कि वाचाल भी कह सकते हैं। तो वो आपकी परीक्षा में आने वाले विकल्प पर निर्भर करेगा। गंभीर का मतलब होता है शांत स्वभाव का, शांत स्वभाव से रहने वाला, ठीक है। और अगंभीर का मतलब हो जाएगा जिसका स्वभाव शांत ना हो, तो चांचल्य कह सकते हैं, ठीक है, वाचाल कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा बोलने वाला कह सकते हैं। आगे शब्द है गुण।
गुण का विलोम है दोष। तो गुण मतलब जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको हम गुण कहते हैं, और जो बुरी चीज़ें होती हैं किसी के अंदर उसे हम दोष कहते हैं। ठीक है, तो गुण का विलोम हो जाएगा दोष। अगला शब्द है घृणा। घृणा का विलोम हो जाएगा प्रेम। तो घृणा का विलोम है प्रेम। घृणा मतलब किसी से नफरत करना, हम जिसे पसंद नहीं करते, और प्रेम मतलब जिसे पसंद करना। आगे शब्द है चल। चल का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला। ठीक है, जो चल सकता है, एक तरह से हम ये कहें। इसका विलोम हो जाएगा अचल। अचल मतलब जो एक स्थान पर ही टिका रहे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना जा सके, उसे अचल कहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो पहाड़ हैं उसका भी पर्यायवाची अचल होता है। पहाड़ एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं चलते। ठीक है, आगे शब्द है छूत। छूत का विलोम है अछूत। छूत मतलब जिसे छूना, छुआछूत की बात करते हैं हम। अछूत मतलब जिसे छुआछूत ना लगाएं जिसमें। ठीक है, आगे शब्द है हमारा जंगम। जंगम का विलोम है स्थावर। ठीक है, तो जंगम का अर्थ होता है चलायमान। कोई चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाई जा सके उसे जंगम कहते हैं, और स्थावर जो चीज़ एक स्थान पर ही स्थित हो उसे स्थावर कहते हैं। ठीक है, शब्द है हमारा जल। जल का विलोम हो जाएगा थल। जल मतलब जहाँ पानी ही पानी है उसे जल कहेंगे, और थल, थल मतलब भूमि, भूमि के लिए कहेंगे। अब वहीं पे जल का विलोम फिर से आया है निर्जल। तो जैसा आपका विकल्प होगा, एक बार विकल्प में थल आया है, एक जगह विकल्प में निर्जल आया है। तो निर्जल का मतलब होता है जहाँ जल ना हो। तो जैसे आपकी परीक्षा में विकल्प होगा उस हिसाब से आपको विलोम लगाना है। ठीक है, आगे शब्द है जननी। जननी का विलोम है जनक। जनक मतलब पिता के लिए कहते हैं, और जननी मतलब माता के लिए कहा गया है। ठीक है, आगे शब्द है दास। दास का विलोम है स्वामी। दास का मतलब है नौकर। ठीक है, सेवक को कह सकते हैं, और स्वामी मालिक को हम कहेंगे, जो मालिक है उसे स्वामी कहेंगे। तो दास का विलोम जो है वो स्वामी हो जाएगा। आगे शब्द आता है हमारा दुर्लभ। दुर्लभ का विलोम होगा सुलभ। दुर्लभ का विलोम है सुलभ। दुर्लभ का मतलब है दुर प्लस लभ से बना है। लभ माने प्राप्त होना, दुर माने कठिनाई से। तो जो कठिनाई से प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? दुर्लभ कहते हैं, और जो सरलता से प्राप्त होता है उसको सुलभ कहते हैं। ठीक है, आगे शब्द है हमारा धर्म। धर्म का विलोम हो जाएगा अधर्म। धर्म यानी धर्म पर चलना, अच्छे काम करना, इसका विलोम है अधर्म। जो धर्म के नियमों को जो ना मानता हो तो अधर्म हो जाएगा। आगे शब्द है निर्मल। निर्मल का विलोम है मल। मल माने होता है गंदगी। ठीक है, गंदगी कह सकते हैं, छल कपट कह सकते हैं। तो निर्मल मतलब जिसमें कोई मल ना हो, यानी जो साफ सुथरा हो या कोमल हो, बिल्कुल प्यारा कहें, जिसमें कोई दोष ना हो उसे निर्मल कहते हैं। और मल मतलब जिसमें दोष हो, जिसमें मल हो, उसे मल कहेंगे। आगे शब्द है निर्भीक। निर्भीक का मतलब होता है जिसे कोई डर ना हो। ठीक है, जिसे कोई डर ना हो, निडर हो, निर्भीक कहा जाता है। इसका विलोम हो जाएगा भीरू। भीरू मतलब डरपोक, डरने वाला, जिसके अंदर डर हो। आगे शब्द आता है प्रशंसक। प्रशंसक का विलोम हो जाएगा निंदक। निंदक मतलब निंदा करने वाला, और प्रशंसक मतलब प्रशंसा करने वाला। ठीक है, तो प्रशंसक प्रशंसा करने वाला, और इसका विलोम हो जाएगा निंदक मतलब निंदा करने वाला। शब्द है भद्र। भद्र का विलोम हो जाता है अभद्र। भद्र मतलब हम कहेंगे जो श्रेष्ठ हो, कहते हैं बड़ा ही भद्र पुरुष है, मतलब जो सौम्य है, जिसके अंदर संस्कार हैं। ठीक है, उच्च कुल का कह सकते हैं, उच्च कुल का। और अभद्र जिसके अंदर कोई सभ्यता नहीं है उसे अभद्र, यानी बोलने का ढंग नहीं, पहनने का ढंग नहीं, बात करने का ढंग नहीं, तो अभद्र कहते हैं उसको, बुरा। ठीक है, कहते हैं ना अभद्र व्यवहार, बुरी चीज। ठीक है, भला। भला का विलोम हो जाएगा बुरा।
तो भला मतलब अच्छा, बुरा मतलब खराब। आगे शब्द है भाव। भाव का विलोम हो जाएगा अभाव। भाव का मतलब होता है मूल्य से, ठीक है, मूल्य को कहते हैं। अभाव मतलब जिसका कोई मूल्य ना हो, यानी कुछ भी ना हो जिसके पास, तो कमी हो जाएगा अभाव, ठीक है। आगे शब्द दिया है भेद। भेद का विलोम है अभेद। भेद मतलब रहस्य, ठीक है, रहस्य या राज, राज की बात, तो इसका विलोम हो जाएगा अभेद। जिसका कोई राज ना हो या जिसे कोई भेद ना सके, जिसका कोई भी किसी तरह का राज ना हो, अभेद, ठीक है। या दूसरा हम कह सकते हैं भेद के लिए भेद और अभेद। तो भेद मतलब किसी चीज को भेदना, यानी उसको जान लेना एक तरह से, ठीक है। और अभेद मतलब कि जिसको जान ना पाए, ठीक है, ये आ जाएगा। आगे शब्द हो जाएगा हमारा मधुर। मधुर का मतलब हो जाएगा मीठा और इसका विलोम हो जाएगा कटु। कटु मतलब कड़वा, ठीक है। तो मधुर का अर्थ हो गया मीठा और इसका विलोम हो गया कटु। कटु माने कड़वा। तो ये बात आपको समझ में आई। तो इस तरह से हमने यहाँ पर विलोम शब्द किए। विलोम शब्द का पहला सेट हमने किया है, आप लोगों को ये सेट आज मिल जाएगा, तो इसी तरह से आप करिएगा, ठीक है। उसके बाद कल हम करेंगे अभ्यास सेट, इसको पढ़िएगा, अभ्यास सेट 2 करेंगे हम कल, ठीक है। तो बात समझ में आ गया। मैम कुसुम का विलोम शब्द ब्रज होता है और पाहन दोनों होता है। देखो सुनो, पहले तो जो आपने लिखा है वो गलत है, ठीक है। तो वो शब्द है वज्र, ठीक है। तो वज्र का मतलब होता है कठोर और पाहन का अर्थ होता है पत्थर, ठीक है। तो वज्र, पाहन, पत्थर तीनों एक दूसरे के क्या हैं, पर्यायवाची हैं। अगर हमने कुसुम लिया, कुसुम का अर्थ कोमलता से लिया गया है, तो उसका विलोम जो है वो वज्र, कठोर भी हो सकता है, पत्थर भी हो सकता है, ठीक है, पाहन भी हो सकता है। तो इसमें दोनों ही आएगा और कांटा भी हो सकता है। ये निर्भर करेगा आपके विकल्प पर कि आपका विकल्प क्या दे रखा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। और जो आपने शब्द लिखा है ब्रज, वो ब्रज भाषा है, ब्रज प्रदेश है, वो शब्द लिखा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वज्र और वाहन, वज्र और पाहन जो शब्द हैं वो पत्थर के ही पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो इसलिए ये आता है हमारा। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। तो आज की क्लास हम इतनी ही करते हैं यहाँ तक। इसके आगे फिर हम कल की क्लास में करेंगे। और इसी तरह से कल हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें हम वाक्य शुद्धिकरण के नियम देखेंगे कि वाक्य शुद्धिकरण में हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चलो।